दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेडबलई मेंस का और इससे हर साल मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हर साल 2 सवाल आते हैं। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट की बात करूं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, एक है एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए और दूसरा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं शुरुआत करूंगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, चैप्टर को मैं उल्टा स्टार्ट करता हूं और धीरे धीरे एक एक कार्ड्स खोलूंगा यहां पर। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दरअसल है क्या, मैं आपको समझाता हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। तीन इक्वेशंस होती हैं हमारे सामने, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ओके, अब यहां पर सबसे पहले आता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स बेसिकली इट्स एन अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, पहली रो के अंदर मैं लिखूंगा x, y और z के कोएफिशिएंट, यानी कि a1, b1 और c1। ओके, दूसरी रो में मैं लिखूंगा a2, b2, c2, ये बन जाएगा a2, b2 और c2। और तीसरी रो में लिखा मैंने सेम चीज x, y और z के कोएफिशिएंट a3, b3, c3। अब इसके अलावा जो अगली चीज है जो हमें देखनी है वो है कि कैपिटल X क्या होता है, वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें कॉलम एक हो, ठीक है। तो यहां पर इसमें क्या लिखना है, क्या इसमें वेरिएबल्स x, y, z, ऑलराइट। और तीसरी मैट्रिक्स जो हमें देखनी है वो है मैट्रिक्स B, और ये भी कॉलम मैट्रिक्स होती है और ये होता है इक्वालिटी के इस साइड पर जो कांस्टेंट्स हैं d1, d2, d3। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा कि ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर, आप इस वीडियो में साथ साथ हम लोग मैट्रिक्स के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे यहां पर। जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि a इंटू एक्स, जब भी हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि यहां पर ये जो पहली रो है इसके पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई होगी तब दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं और जो भी आंसर आता है उसको सबको ऐड करेंगे। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z, देखिए क्या है, बराबर d1, यानी कि इक्वल टू b। अब सेकंड रो को आप मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉलम से तो क्या मिलेगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तो ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। ये क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट पाने के लिए मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करूंगा, इसका फर्स्ट कॉलम। तो a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये बात समझ में आई, ये क्या है। अब इसके बाद आप समझना, मैट्रिक्स में बोला जाता है कि जब भी आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आगे मल्टीप्लाई किया इसके तो इसके भी आगे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसके पीछे मल्टीप्लाई किया तो इसके पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर सर बीच में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, बीच में नहीं होता मेरे भाई, या तो बिल्कुल आगे होगा या बिल्कुल पीछे होगा। इतनी बात समझ में। तो मैंने यहां पर a इनवर्स मल्टीप्लाई किया आगे, तो इसमें भी a इनवर्स आगे मल्टीप्लाई किया। अब जैसे मैथ्स में होता है कि बेसिक मैथ्स के अंदर कि 1/2 इंटू 2 क्या होता है 1। ये भी देखिए आपकी 2 1/2 का इनवर्स है और 1/2 2 का इनवर्स है। सेम चीज यहां पर है कि a का इनवर्स ए इनवर्स और ए इनवर्स का इनवर्स ए इनवर्स, मतलब उल्टा हो गया। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 1, लेकिन 1 नहीं होता मैथ्स में, मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा i इंटू एक्स। अब जब हमने बोली दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिहेव एज 1 इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो फिर तो बात ये हुई कि 1 इंटू 2 2, 1 इंटू एक्स एक्स, वैसे i इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आई बात समझ में, ये हो गया x बराबर, ये बना आपका a इनवर्स इंटू b। अब हम इसको डील करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास आया a इनवर्स इंटू b इज इक्वल टू x। क्या है ये, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। अब सवाल उठता है कि a इनवर्स है क्या, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसी के अंदर बहुत सारी चीज सीख रहे हैं हम लोग। तो a इनवर्स का ध्यान रखना, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a इनटू b, यहां पर है। अब एडजॉइंट क्या होता है नहीं पता, कोई बात नहीं, समझाऊंगा मैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूं कि यार अगर मान के चलो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होता है वो भी समझाऊंगा आपको। लेकिन अगर ये 0 हो गया, एक वैल्यू होती है, अगर ये 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो अगर ये 0 हो गया तो a इनवर्स इज नॉट डिफाइंड। तो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट आता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। और इस तरह की मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जाम में नाम दे दिया जाता है, a इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करता है और ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में। अब सवाल यह है कि यहां पर आगे क्या किया जाए। अब आप देखिए यहां पर कि पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट निकाले कैसे, और ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू b क्या होगा, और सॉल्यूशंस कैसे कैसे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। तो पहले तो मैं यहां पर बोलता हूं कि यहां बनेंगे 3 केस, यहां बनेंगे 3 केस। एडजॉइंट ए है दोस्तों एक मैट्रिक्स और बी है एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर मान लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपके बनेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है एक x, एक y और एक z आएगा जो उन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा केस बनता है कि अगर मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो इसके हिसाब से तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अभी बात हो रही है सॉल्यूशन की, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है तब 2 केस बनते हैं, ऊपर वाला 0 मैट्रिक्स या नॉन 0 मैट्रिक्स। मान लेते हैं कि ऊपर वाला भी 0 मैट्रिक्स हो गया
तो आपने पढ़ा होगा कि 0/0 क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ध्यान रखना इस बात को, ये 0/0 वाला केस है तो आप लिखोगे इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इस पर फोकस करना, इस पर सवाल लगाना। हर साल सवाल आया है और अभी भी जो पेपर चल रहे हैं उसमें भी सवाल इसी के आ रहे हैं मेरे भाई। अब तीसरा केस बनता है कि मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 हो गया लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी ये 0 मैट्रिक्स नहीं बना, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, इसमें इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। मतलब नो वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है। इसमें बहुत सारे ट्रिपलेट हैं, इसमें एक ही एक्स वाई जेड का ट्रिपलेट है। आई बात समझ में? इन दोनों में सॉल्यूशन है, इसीलिए इनको बोला जाता है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है इसलिए इसको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आई बात समझ में? अब यहां से एक चीज जो मुझे दिखाई दे रही है कि यार जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालें और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालें, बी तो निकल गया। अब यहां पर इसको हम समझेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर 1:1 ऑर्डर की बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फॉर 1:1 ऑर्डर बन जाएगा एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है, इसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मान लिया जाए 2:2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब मैट्रिक्स थी ABCD। वैसे आपको दिखा दूं कि मैट्रिक्स में इस तरह के ब्रैकेट होते थे लेकिन डिटरमिनेंट में ये है, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मतलब ये हुआ। और यहां पर 2:2 ऑर्डर का अगर आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? ये बनेगा AD माइनस BC। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बात आई 3:3 मैट्रिक्स की तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले समझते हैं कि माइनर क्या होता है, ठीक है। अब माइनर को रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम ith रो और jth कॉलम को हटाकर जो बचता है वो माइनर है। और इस पर एग्जांपल लूंगा मैं, और यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कोफैक्टर क्या होता है। बहुत आसान है। कोफैक्टर को दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से, और यहां पर ये बराबर होता है माइनर के अगर I प्लस जे आपका इवन हुआ तो, लेकिन माइनस टाइम्स ऑफ माइनर होगा अगर I प्लस जे आपका ऑड हुआ तो। आई बात समझ में? अब इस पर एग्जांपल लेने वाला हूं। अब मान के चलिए कि आपके सामने एक मैट्रिक्स है A, और यहां पर मैंने दे रखा है 1 2 3 4 -3 लेट्स से 2 0 1 5। ये कुछ इस तरीके से आपके सामने एक मैट्रिक्स आई, और मैंने बोल दिया कि भाई मुझे निकालना है माइनर ऑफ 1 1, यानी कि 1 1 का मतलब हुआ कि मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा, तो जो बचेगा मेरे पास उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो क्या बचा मेरे पास? -3 2 1 और 5। फिर से दिखाता हूं लिखने के बाद कि M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दूं तो क्या बचता है? ये बचता है, देखिए। और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 2 × 2 ऑर्डर में तो सीख लिया हम लोगों ने। क्या हो जाएगा ये? दिस इनटू दिस इज -15 माइनस दिस इनटू दिस इज 2, तो ये हुआ आपका -17। इस तरीके से करेंगे। एक और निकाल के दिखाता हूं आपको, ठीक है ना। उससे पहले अगर पूछ लिया जाए कि बताओ कोफैक्टर ऑफ 1 1 क्या है, ये होगा M11। क्यों? 1 + 1 क्या है? इवन, और इवन वाले केस में माइनर कोफैक्टर दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी हो जाएगा -17। लेकिन मान के चलो पूछ लिया M12, तो अब आप क्या करोगे? फर्स्ट रो को, ये 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पहले रो आती फिर कॉलम आता है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छुपा दो, तो दोस्तों क्या बचता है? 4205। लिखो यहां पर 4205, तो क्या बनेगा? 4205, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या बनेगा आपका? देखिए ये बनेगा 4 × 5 20 माइनस 2 × 0 0, तो बनता है 20। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि बताइए A12 का यानी कि 1 2 का कोफैक्टर क्या है, तो ये होगा माइनस टाइम्स ऑफ माइनर, क्योंकि 1 + 2 क्या है? ऑड है, और ऑड वाले केस में कोफैक्टर माइनस टाइम्स ऑफ माइनर है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी -20 माइनस टाइम्स ऑफ दिस। आया समझ में? कोफैक्टर माइनर। एक्सपेंशन ऑफ 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, ठीक है। तो 3 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स में आपको करना क्या होगा? ये होता है सम ऑफ, अब किस चीज का सम? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विद इट्स ओन कोफैक्टर या करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। यानी कि मान के चलिए, अब आप देखिए यहां पर, तो कौन सा? प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और एनी वन कॉलम, एनी वन रो और वन कॉलम, किसी भी एक रो और कॉलम को आप सेलेक्ट करो, उसके एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से प्रोडक्ट लेकर एडिशन कर दो। एग्जांपल लेता हूं, तो मान के चलिए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 0 4 2 -1 -2, लेट्स से दिस इज 5। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है। तो जैसा मैंने बोला कि मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकता हूं, बट मैं आपको बोलूंगा वो रो या वो कॉलम सेलेक्ट करना, जिसमें जीरो ज्यादा हो, या तो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो। अब देखिए यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ, तो ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर A11 प्लस 0 इंटू ये क्या है? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट का कोफैक्टर, और ये है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 एलिमेंट इंटू इसका कोफैक्टर A31। अब आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जहां पर हो वही रो या कॉलम सेलेक्ट करना, क्योंकि इससे होगा कि अब मुझे इसको निकालने की जरूरत नहीं है। 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आई बात समझ में? तो अब देखें यहां पर, तो 1 इंटू A11 इज A11, और A11 क्या है?
माइनर के प्लस टाइम्स या माइनस टाइम 1 + 1 क्या है दोस्तों? इवन। इवन का मतलब माइनर के बराबर होगा, तो इसका माइनर क्या होगा? आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओगे तो क्या बचेगा? 4 2 -2 5। तो क्या बनेगा? ये 4 2 -2 5 और ये बन जाता है आपका 20 माइनस, ये बना -4, तो ये वाला पार्ट बन जाएगा 24। ये हो जाएगा 0, तो +0 किया, इधर +0 किया और अब इसको निकालेंगे, क्या बनेगा? -1 इंटू A31। अब 3 + 1 क्या है? इवन, यानी कि A31 का भी कोफैक्टर उसके माइनर के बराबर होगा, तो यहां माइनर की वैल्यू लिखेंगे। क्या होगा? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाया तो दोस्तों क्या बना? 2 3 4 2। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने 2 3 4 2। सॉल्व करो इसको, तो 4 - 12, ये क्या हुआ? 4 - 12 सॉल्व करने पर आता है 8, कुल मिलाकर आया 32। तो ये है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। दिस इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ऑलराइट, कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। अब बात करें 2 × 2 ऑर्डर की, तो काम बहुत आसान है, आपको केवल करना इतना है कि इंटरचेंज कर दो डायगोनल एलिमेंट को। अब डायगोनल एलिमेंट्स नहीं पता तो बताऊंगा, इंटरचेंज करो डायगोनल एलिमेंट्स को, पहला पॉइंट तो ये, और नॉन डायगोनल्स को माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई। एग्जांपल देके समझाऊंगा, आसान होगा आपके लिए। मान के चलिए मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 लेट्स से, तो इसका एडजॉइंट क्या होगा? देखिए इसका एडजॉइंट हो जाएगा दोस्तों कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो तो ये क्या बन जाएगा? 4 1। ठीक है, और नॉन डायगोनल को आप माइनस टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये आ गया आपका एडजॉइंट। कितना आसान है 2 × 2 ऑर्डर में। हालांकि मैं आपको बता दूं कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है ये भी आपका जानना बहुत जरूरी है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब होता है जहां पर i = j हो, जहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम, रो नंबर कॉलम नंबर, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर सेम नहीं है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, रो नंबर कॉलम नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों डायगोनल नहीं है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, रो नंबर कॉलम नंबर सेम है, इसलिए ये और ये डायगोनल है। आई बात समझ में? और एक और चीज कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूं तो इसको बोला जाता है ट्रेस। ध्यान रखना कि ये जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही वैलिड है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। कितने हैं? 2 रोज और 2 कॉलम। और डिटरमिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड है, ध्यान रखेंगे इस बात को। लेकिन दोस्तों एडजॉइंट ऑफ ए का मीनिंग क्या है जानना बहुत जरूरी है, ताकि मैं 3 ऑर्डर का एडजॉइंट निकाल पाऊं। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब यहां दो चीज आ गई हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो जैसे मैंने आपको बोला इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगा, एक एक टर्म जो काम की है। अब सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? कोफैक्टर तो मैंने आपको समझा दिया है। सिंपल सी बात है कि मैट्रिक्स में रिप्लेस एलिमेंट्स विद कोफैक्टर। एक मैट्रिक्स बनाऊंगा जहां पर एलिमेंट्स को रिप्लेस करूंगा उसी के कोफैक्टर। तो रिप्लेस एलिमेंट्स विद इट्स ओन कोफैक्टर, उसके खुद के कोफैक्टर से उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो जो मैट्रिक्स बनती है वो कोफैक्टर। सवाल है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में जो फर्स्ट रो में लिखा है उसको उठाकर फर्स्ट कॉलम में कर दिया, जो सेकंड रो में लिखा है उसको उठाकर सेकंड कॉलम में लिख दिया, जो थर्ड रो में लिखा है उसको उठाकर थर्ड कॉलम में लिख दिया। आसान है। एग्जांपल देता हूं ट्रांसपोज का, और इसी चीज को हम करके देखते हैं 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए आपको एग्जांपल दे दूंगा। कि मान के चलिए मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 0 -7 -1 2 0, इस तरीके से कुछ दिया हुआ है और मुझे निकालना है एडजॉइंट इसका। तो सबसे पहले तो मैं निकालूंगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है? देखिए मैं केवल एक रो एक कॉलम करके दिखाऊंगा, बाकी आप करके देखना। जैसे कि अब बात करूं कि इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है, इसलिए कोफैक्टर इसके माइनर के बराबर होगा, और माइनर होगा ये। सॉल्व करो 0 माइनस और -14 क्या बनेगा? 14। तो इसका कोफैक्टर कितना हो गया? 14। आसान है। अब मैं यहां पर इसकी बात करूं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या रहेगा दोस्तों? ये देखिए 0 और ये -1 इंटू -7, कि 0 -7 इज -7, लेकिन ये माइनर निकाला है। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 + 2 और का मतलब कि कोफैक्टर माइनर का माइनस टाइम्स है, और माइनर आया था -7, तो माइनस और -7 7। आई समझ में आया होगा? दोबारा देखना इसको। और फिर यहां पर बात करें इसकी थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या बनेगा दोस्तों? 8 -0 तो बन जाएगा 8, और यहां पर 8 ही लिखूंगा क्योंकि ये है आपका, ये है A11, ये है A12, ये है A13, तो 1 + 3 इवन। इवन का मतलब माइनर और कोफैक्टर बराबर है। अब ध्यान समझना, जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए लिखूंगा तो ये जो पहली रो में लिखा हुआ है इसको उठाकर पहली कॉलम में लिख दूंगा, फिर जो दूसरी रो में लिखूंगा उसको दूसरे कॉलम में कर दूंगा, फिर जो तीसरे रो में लिखूंगा उसको तीसरे कॉलम में लिख दूंगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप एडजॉइंट निकालोगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है एडजॉइंट की जो आपको जानना जरूरी है, जिससे सवाल बनते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। ये होता है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। लेकिन मान के चलो डबल एडजॉइंट आ गया या फिर ट्रिपल एडजॉइंट आ गया, तो क्या करूंगा? जितनी बार आपने एडजॉइंट लिखा होगा यहां पर उतनी ही पावर लगाओगे आप n-1 पर। मान लीजिए कि एडजॉइंट आया है, यहां पर एडजॉइंट जो लिखा हुआ है p टाइम्स एडजॉइंट अगर लिखा हुआ है तो यहां पर n-1 के ऊपर पावर p लगा देना। ध्यान रखेंगे इस बात को। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें जानना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? दिस इज डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a इंटू i। आई बात समझ में? तो एडजॉइंट की ये प्रॉपर्टीज है, आप याद रखोगे।
के अलावा डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होनी चाहिए, कुछ 5 से 7 प्रॉपर्टीज सारी लिखता हूं, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आप ये लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू बी इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ बी। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए पावर एन इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए होल पावर एन। ये दोनों तो मान के चलो हर एग्जाम में अब काम आने वाली है। तीसरी प्रॉपर्टी मान के चले यहां पर अब आप लिखोगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब यहां पर मैं आपको समझा दूं, ये जो एन है ये ऑर्डर है आपका, ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 जो भी रहेगा। ठीक है, अगली बात यहां पर आप समझिए कि अगर मैंने किसी नंबर को एक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई किया तो होगा क्या, एनी वन रो और वन कॉलम गेट्स मल्टीप्लाइड। कोई एक रो या कोई एक कॉलम इस नंबर में ये अंदर जाएगा और ये किसी एक रो और किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल दूंगा, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, जब भी हम मैट्रिक्स में एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। इस पर एग्जांपल करेंगे। मैंने लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो है 1 2 3 4 एग्जांपल लिया। अब मैंने जैसे लिख दिया यहां पर कि लेट्स से 1/3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं किसी एक रो या किसी एक कॉलम, इट डजंट मैटर, तो ये बन जाएगा 1/3 और 2/3, बाकी क्या रहेगा 3 और 4 एज इट इज रहेगा। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/3 3/3 1, बाकी ये एज इट इज लिख सकता हूं। आपकी चॉइस है, किसी भी रो किसी भी कॉलम में आप लिखिए। ठीक है, हाँ, अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाती हैं डिटर्मिनेंट के अंदर इन अ डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट ए या फिर डेल्टा या ऐसे। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाती है, प्रोपोर्शनल का मतलब है कि फिक्स रेशियो में है, इक्वल रेशियो में हो जाती है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। आई बात समझ में। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी कि एनी रो या एनी कॉलम इज इक्वल्स टू 0। अगर मान के चलिए कि पूरी की पूरी एक रो या पूरी की पूरी एक कॉलम अगर 0 के बराबर है, तब डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे कि अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देना है तो आप दे सकते हो। मान के चलें कि ith रो को कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, ith रो में हमने किसी दूसरी रोज का मल्टीपल ऐड या सब्सट्रैक्ट किया, तो मान के चले m आर जे प्लस एन आर के, तो मैंने ith रो को ट्रांसफॉर्म किया और ith रो में jth रो का मल्टीपल ऐड किया और kth रो का मल्टीपल भी ऐड कर दिया। या फिर आप ये काम कॉलम वाइज भी कर सकते हो, सेम की सेम चीज। और दोस्तों ऐसा करने से डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है, डेल्टा 1 रिमेन्स डेल्टा 2। आई बात समझ में। एग्जांपल लूंगा छोटा सा कि डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1, और ऐसा करने से ये सेम रहेगा डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो इसका मतलब है केवल रो 3 गया है तो ये तो सेम रहने वाला है। तो क्या बन जाएगा 7 - 1 6, 8 - 2 6 एंड 9 - 3 6। आई बात समझ में। मान के चलो मैंने एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिया कि रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, तो क्या होगा 4 - 1 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3। और अब देखिए दो रोज प्रोपोर्शनल हो गई तो 3/6 1/2 3/6 1/2 3/6 1/2, और अगर दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाए या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो आगे आंसर। आई बात समझ में। तो ये हुआ आपका यहां पर सारी प्रॉपर्टीज खत्म। इसके अलावा एक होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब यहां पर होता क्या है कि ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए आई बराबर 0 मैट्रिक्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, नहीं। लेकिन कुछ इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, और इसका क्वेश्चन रिसेंटली मेंस में पूछा गया, तो मैंने आपको ये बता दिया। तो आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, विद एग्जांपल्स मैंने लिया है। इसके अलावा कुछ और बचता है जो आपको सीखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपना कमेंट लिखना मत भूलना कि कैसा लगा आपको वीडियो। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो में नई चैप्टर के साथ।